हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू, फैकल्टी मेंबर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ज्ञान सागर नेट क्लासेस। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि हमने अपनी यूनिट नंबर सेकंड ज्योग्राफी की क्लाइमेटोलॉजी को शुरू किया है, जिसमें हमने पहली क्लास में अपना क्लाइमेटोलॉजी का पूरा सिलेबस और हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था। उसके बाद हम आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वेदर एंड क्लाइमेटोलॉजी के अंदर ही ये रहेगा डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। अच्छा, ये डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हम क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत करने से पहले ना जस्ट एक बैकग्राउंड लेंगे पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी का, कि हमारा जो टाइम पीरियड के साथ साथ कैसे ये क्लाइमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पर आया, इसमें किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन रहा। हमारे जो ग्रीक टाइम पीरियड है या जो हमारा पुराना टाइम पीरियड है, उसके बाद मिडोवल टाइम पीरियड है या जो मॉडर्न टाइम पीरियड आता है हमारा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो जो चीजें जो ज्योग्राफी के अंदर जिनको हम पढ़ते हैं, किसने किस स्कॉलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, उन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। देखो क्या होता है डेवलपमेंट, कि भाई ये जो सब्जेक्ट है क्लाइमेटोलॉजी, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर देखो, आज से लगभग अगर इसको देखें हम तो लगभग 6000 साल पहले क्या हुआ था। 6000 साल पहले या 4000 साल पहले हमारी जो सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड रहा है वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नाइल सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ह्वांगहो सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। तो ये कई प्रकार की जो सिविलाइजेशन थी, तो उनके अंदर किस प्रकार से देखो क्या है, जब वो सिविलाइजेशन पनपी ना, तो हम उनसे क्या सीखते हैं, जब उनकी उस बैकग्राउंड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पर एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहां की हवा सूटेबल होगी, या फिर जहां आसपास उनको पूरा प्रॉपर पानी की जो एक किसी न किसी वाटर सोर्स के साथ साथ वो डेवलप्ड हुई। एग्रीकल्चर के लिए उनको पानी की जरूरत थी, यानी कि क्लाइमेट को और वहां के लैंडफॉर्म को उन्होंने देखा और उसके साथ साथ सेफ्टी पर्पज को भी ध्यान में रखा। ठीक है, तो बेबीलोनिया के अंदर अब वहां से हम उस चीज की शुरुआत करेंगे कि जो ये जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, इसके अंदर जो चीजें हम आज के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं, या फिर टेम्परेचर को देखना है, या फिर हमारा जो और जो वेदर से रिलेटेड फिनोमिना है, उनमें क्या क्या चीजें और कैसे कैसे लोगों का इनकी तरफ ध्यान गया। बेबीलोनिया शहर है, वहां पर नोमोन धूपगढ़ी यंत्र का निर्माण किया गया था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर। इस यंत्र का यूज किस लिए किया जाता था कि भी सन के डायरेक्शन के हिसाब से हमें टाइम देखना होता था। जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, दजला और फ्रात, आज के टाइम पे दजला और फ्रात जिनका नाम है तिग्रिस और यूफ्रेट्स, तो वहां पर है ना मतलब कि सन की लोकेशन को देख के हम टाइम को देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो एंशियंट टाइम पीरियड है, इसमें जो यूनानी थे, अब यूनानी कौन कौन से स्कॉलर रहे हैं, होमर है, थेल्स है, इनेक्सिमेंडर है, हिकेटियस, हेरोडोट्स, अरस्तु, प्लेटो, ये जितने भी स्कॉलर रहे हैं ये सारे के सारे हमारे ग्रीक स्कॉलर रहे हैं। उसके बाद ही जैसे कि देखो, अब हमें पता है कि यूनानियों के बाद जो टाइम पीरियड आया था वो रोमन का आया था, यानी कि यूनानियों के ऊपर रोमन एम्पायर आ गया था। तो उसके बाद रोमन सिविलाइजेशन है, या फिर रोमन एम्पायर आने के बाद उन स्कॉलर में चेंज हो गए थे। ये लगभग 800 बीसी यूनानी महाकवि होमर थे भैया हमारे पहले स्कॉलर है। जब हम ग्रीक स्कॉलर पढ़ते हैं तो उनमें सबसे पहले स्कॉलर होमर का ही जिक्र आता है उसमें। तो उन होमर ने, अब देखो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर क्या है कि भाई देखो वहां से शुरुआत हो रही है एंशियंट टाइम पीरियड में, कि उन्होंने ना इन 4 हवाओं का जिक्र किया। ये कौन कौन सी हवाएं हैं 4, ये हैं बोरस, ठीक है, जो कि ये हवा आती है नॉर्थ की तरफ से, क्लियर प्लीजेंट और वेदर, कोल्ड विंड है और हल्की फुल्की रेनफॉल है। तो ये जो नॉर्थ की तरफ से आने वाली जिसका नाम है बोरस, फिर नोटस जो कि साउथ की तरफ से आने वाली हवाएं हैं, ये स्टॉर्मी है, ह्यूमिड है। और आज के टाइम पे अगर देखो तो ज्यादातर है ना, हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके इसको याद कर सकते हैं कि भी साउथ से आने वाली जो हवाएं मॉनसून को लेके आती है ना, तो ह्यूमिड हवाएं आती हैं। ह्यूमिड यानी कि मानसूनी हवाएं हैं, तो उससे थोड़ा सा हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि साउथ से आने वाली हवाएं ह्यूमिड होती हैं। उसके बाद यूरस जो आती है ईस्ट की तरफ से, जो कि थोड़ी वार्म है। अब देखो ईस्ट में क्या होता है, सन होता है ना, ईस्ट की तरफ से सन ऐसे दिखता है हमें, ठीक है, और मतलब ईस्ट में ही राइज होता है नॉर्मली।
तो हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे वोम। अब इसको सन की डायरेक्शन से ले लेंगे कि ईस्ट की तरफ सन आ रहा है तो गर्मी आ रही है, तो वोम होती है। और काल्म, काल्म तो अब एक चीज को याद रख लेना, काम याद रह जाएगा। फिर है जेफायरस है, ये वेस्ट की तरफ से आने वाली है और स्टॉर्मी है, वायलेंट है और काल्मी भी है थोड़ी सी, और टेम्पस्टर्स टाइप की होती हैं ये, ठीक है। अब यूनानी और जितने भी स्कॉलर हैं, जिसमें इनेक्जिमेंडर है, इन्होंने नोमान, अभी जो हमने नोमोन का जिक्र किया, जो कि एक प्रकार का धूप घड़ी यंत्र है, उसमें क्या है, इसको प्रचार किया कहां पर, यूनान के अंदर। एनेक्जिमेंडर ने ही सबसे पहले बताया कि जो देखो, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो विंड जो फ्लो करती है ना, जो हवा चलती है, वो किसकी वजह से करती है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। हमें पता है कि हवाएं कैसे चलती हैं, हाई टू लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे ही तो लेके जाता है, हाई प्रेशर से लो की तरफ हवाओं की मूवमेंट होती है। दूसरा, टेम्परेचर का, जिस जगह पर तापमान जो है ज्यादा होगा, वहां से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेंगी, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। और जिस जगह पर हवाएं अगर जा रही हैं, वहां की जगह खाली हो रही है, तो दूसरी जगह पर जहां हाई प्रेशर होता है, वहां से हवाएं उसको भरने के लिए आएंगी। यही तो कॉन्सेप्ट है। ये सबसे पहले हमें किसने इंट्रोड्यूस करवाया, हमसे एनेक्सिमेंडर ने। उसके बाद है वायुमंडल पर पहली लिखित वर्णन, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन, सॉरी लिखा हुई कोई चीज दी है, तो वो हिपोक्रेट्स थे। इनकी बुक थी एयर, वाटर एंड प्लेस, सॉरी। तो ये बुक दी थी, बुक लिखी थी उन्होंने, जिसमें एटमॉस्फेयर के बारे में लिखा था। उसके बाद ये हम कर ही चुके हैं। फिर अरस्तु आते हैं, अरिस्टोटल आते हैं। अरिस्टोटल ने क्या है भाई, इन्होंने ना 3 जोन बांटे हमारी अर्थ के, जिसमें पहला इन्होंने बांटा टोरिड, ठीक है, टोरिड। फिर दूसरा है टेम्परेट बांटा इन्होंने, टेम्परेट। और फिर फ्रीज्ड में बांटा इन्होंने, फ्रीज्ड। तो ये 3 जोन बांटे इन्होंने। और ये आज के टाइम पे क्लाइमेटोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, जो अपनी क्लाइमेट के अंदर, तो इन्हीं मेनली 3 लाइनों को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से स्कॉलर हमारे, यहां तक हमारे ग्रीक स्कॉलर रहे हैं। आगे और देख लेते हैं। उसके बाद हिपार्कस भी, ये भी हमारे ग्रीक स्कॉलर ही है। इन्होंने हमारी अर्थ को 5 कटिबंधों में बांटा। अब ये 5 कटिबंध कौन कौन से हैं, वही है। अब इसमें यहाँ पर देख लो, टोरिड ले लो, फिर यहाँ पर टेम्परेट है, और फिर ये हो गया टोरिड, या फिर इसको आप ट्रॉपिकल, आज हम टोरिड को क्या है, ट्रॉपिकल बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल। थोड़ा सा रखते हैं, ट्रॉपिकल। फिर आ जाता है टेम्परेट, और ये फ्रीज्ड में आ जाता है, ठीक है। या फिर इसको हम पोलर भी कहते हैं, ठीक है, पोलर, ठीक है। तो इन्होंने 5 में बटा, और अगर 2 इधर और 2 नीचे और एक ये बीच वाला जिनका कॉमन है, तो ये 5 में ही हो गया। उसके बाद रोमन विद्वान थे प्लिनी, इन्होंने मेट्रोलॉजी बुक लिखी थी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा मिडोवल टाइम पीरियड। अच्छा, मिडोवल टाइम पीरियड में क्या हुआ था, देखो भी, डार्क एज की बात होती है। डार्क एज यानी कि कब से कब तक, लगभग ये लगा लो 1st सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक ना, ये हमारा डार्क एज रहा है। ये डार्क एज क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डार्क एज एक्चुअल में क्या था, देखो, जैसे ही रोमन एम्पायर आया ना, और उसके बाद आता है ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के बाद क्या हुआ कि अगर हम देखें तो ओटोमन एम्पायर के बाद जो तुर्की वाला जो हिस्सा है, वहां पर ज्यादातर क्या आ गया था कि भाई वो हिस्सा हो गया था। और खास करके यूरोपियंस जो लोग थे ना, उनके लिए एक तरह से एशिया की तरफ, या फिर जो मिड वाला जो रास्ता था ना, पहले जो सिल्क रूट के सहारे, या जो मिड कॉन्टिनेंट से होके जो पहले ट्रेवलिंग की जाती थी, जो आते थे, या जो माइग्रेशन होता था, वो लगभग ना यूरोपियंस के लिए थोड़ा सा बंद हो गया था। उसके बाद उनका ना खुले समुद्रों में निकलना मजबूरी हो गया, ठीक है। यानी कि मतलब ये तो बाद की बात है। डार्क एज में क्या हो रहा था कि भी जब बंद हो गया, ओटोमन एम्पायर आया, तो एक तरह से जो यूरोपियंस थे ना, उनके लिए क्या था कि भी सब यूरोप के अंदर जितनी भी चीजें थी ना, चर्च का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया था। जितनी भी जो नई नई रिसर्च हो रही थी, सब एकदम से बंद हो गई थी। चर्च या पोप और पादरियों की बातों को मानना लोगों के हिस्से में ज्यादा आ गया, लोगों के लिए मजबूर किया जाने लगा, सिर्फ आप चर्च को ही ज्यादा महत्व दो। तो ये सब चल रहा था उस टाइम पे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप के अंदर ही कामकाज बंद हो गया था, दूसरी जगहों पर, जैसे कि अरब स्कॉलर है, चाइनीज स्कॉलर है, इंडियन स्कॉलर है, उस टाइम पे हमारे जो गुप्ता साम्राज्य अच्छा पल बढ़ रहा था उस टाइम पे, तो
और जगह पर हो रहा था, लेकिन यूरोप के अंदर क्या था, बहुत सारी चीजों के अंदर ऐसे मंदी पड़ गई थी, यानी कि कोई नई रिसर्च नहीं हो रही थी, उसी को डार्क एज कहा जाता है। अब इसके अंदर भी देखो, ऐसा नहीं कि डार्क एज में कुछ नहीं हुआ, टी इन ओ मैप प्रमुख रहा है, ठीक है, टी इन ओ मैप इसका प्रभाव ज्यादा रहा। और ये खास करके जो टी इन ओ मैप है, जो ये डार्क एज का ही सबसे फेमस मैप है। फिर अरब विद्वान आते हैं लगभग 900 सेंचुरी के आसपास ना, हमारे अरब स्कॉलर आते हैं, जिसमें अल बलाखी आते हैं। एक अल बलाखी की बुक है, एक किताब अल अस्काल, इनकी किताब है जो किस, और ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड पहली बुक थी जिसके अंदर मैप यूज किए गए थे। और अल मसूदी के बारे में तो पता ही है, जिन्होंने मानसूनी हवाओं का, यानी कि जो इंडिया के अंदर आए थे, तो ये कुछ इस रास्ते से होके आए थे, तो यहाँ पर इन्होंने जो मानसूनी हवाएं हैं उनके बारे में पहली बार हमसे इंट्रोड्यूस करवाया, उसको जो है एक्सप्लेन किया इन्होंने। खोज युग आता है भी, फिर इसके बाद लगभग 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी में क्या होता है, डिस्कवरी टाइम पीरियड आता है, जिसमें कोलंबस, अब कोलंबस ने किसकी खोज की, हम सभी को पता है कि ये इंडिया की खोज में निकला था, लेकिन ये थोड़ा सा गलत मैप को लेके चले, और ये कोलंबस ने खोजा फिर अमेरिका को, ठीक है। और उसके बाद फिर वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज की, ठीक है, ये चले थे 1492 के अंदर, और ये आए थे हमारे इंडिया में 1498 के अंदर। जेम्स कुक हो गया, हडसन है जिनके नाम पर हडसन की खाड़ी है, तस्मान जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक तस्मान आइलैंड भी मिलेगा आपको, ड्रैक जल संधि है। उसके बाद समुद्री यात्राएं, अनेक प्रकार के नए क्षेत्रों में इनका आवागमन हुआ। उसके बाद कुछ और एक्सप्लोर की हुई चीजें हैं भी, जैसे कि ये थर्मोस्कोप, एक्चुअल में 1593 में गैलीलियो थे जिन्होंने थर्मोस्कोप नामक एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। 1612 के अंदर सेनेटोर थे जिन्होंने थर्मामीटर बनाया, इसका आविष्कार किया। और 1641 के अंदर रेने डेस्केस्ट थे जिन्होंने सेंटीग्रेड का आविष्कार किया, ठीक है, यानी कि 1641 में पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था भी। और लगभग 1948 के बाद से डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं हम, ठीक है। फिर टोरिसोली थे जिन्होंने 1643 के अंदर पारद बैरोमीटर ये बनाया। और फिर 1662 के अंदर बोमल ने गैसों का नियम बताया। और सागर में 1668 के अंदर जो फ्रांस में पेरिस में पहली जो कि ये मौसम स्टेशन की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1668 के अंदर एडमंड हैली थे, व्यापारिक पवनों की पहला मानचित्र बनाया भी इन्होंने। और 1714 के अंदर फ़ारेनहाइट डिग्री, ये फ़ारेनहाइट जिसको टेम्परेचर को मापने के लिए हम 3-4 यूनिट यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर र्यूमर है, और फिर डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट है। ये सारी की सारी ही मेजर करने की यूनिट है, इनमें मापते हैं हम इनको। 1716 के अंदर एडमंड हेली ने क्या है, ध्रुवीय ज्योति अरोरा क्या होती है, एक प्रकार की कलरफुल लाइट जो कि नदरन और सदरन हेमिस्फेयर में आपको ज्यादातर जो हाई लैटिट्यूड यानी कि नॉर्वे वाला हिस्सा या फिर न्यूजीलैंड के आसपास जो है ना, ये एक हमारे एटमॉस्फेयर में चमकती हुई लाइटें हैं। आगे हम उसका जिक्र करेंगे अच्छे से, उनकी व्याख्या की। और ये अभी हमने और वगैरह पढ़ ही लिया है। उसके बाद आते हैं हेडली एक स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने हेडली सेल दिया अभी सर्कुलेशन से रिलेटेड हमारी अर्थ का। अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया कि हमारी अर्थ के ऊपर ना, हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर जो इक्वेटर से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और एक सेल बनाती हैं और फिर वो पोल की तरफ जाती हैं, जिसको नाम दिया गया था हेडले सेल, हेडली कोशिका। उसके बाद है 1742 के अंदर एंड्रेस सेल्सियस थे, इन्होंने डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया। और 1780 के अंदर जेम्स 6 ने अधिकतम यानी कि मैक्सिमम और न्यूनतम तापमान को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इसके अंदर एक ही साथ हम हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को माप सकते हैं। डी सासर है 1783 के अंदर ह्यूमन हेयर हैग्रोमीटर बनाया भी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद ल्यूक होवार्ड है, इन्होंने अपनी बुक ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाउड, इसके अंदर पहली बार क्लाउड का क्लासिफिकेशन किया, लैटिन भाषा में दिया था इन्होंने, लैटिन में। इन्होंने बादलों को सीरस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस, ये 3 प्रकार के मेन बाटे, बाकी आगे 10 टाइप के।
1817 के अंदर हम बोल रहे समताप रेखाओं आइसोबार की खोज की और उनका एक मैप बनाया। उसके बाद 1825 के अंदर अगस्त ने सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए साइक्रोमीटर बनाया। ठीक है, उसके बाद विविल रेडफील्ड ने यूएसए का पहला मौसम मानचित्र बनाया। 1835 के अंदर कोरियालिस ने कोरियालिस बल की खोज की। कोरियालिस फोर्स क्या काम करता है? एक्चुअल में कोरियालिस फोर्स हमारी अर्थ पर जो हवाओं की डायरेक्शन को चेंज करता है, ये स्पीड को कम नहीं करता है, क्योंकि हम अब आगे जब अपना विंड का चैप्टर करेंगे उसमें अच्छे से देखेंगे कि जब भी हवाएं चलती हैं तो वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, अब हवाओं की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है जिस तरफ से हवाएं चलती हैं। तो जैसे कि नॉर्थ से हवाएं अगर उनको सीधा ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, तो वो अपने राइट हैंड साइड थोड़ी सी तिरछी हो जाएंगी ऐसे। इसी को बोला जाता है कोरियालिस फोर्स। ये कोरियालिस फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, और साउथ हेमिस्फीयर में वो अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा डिप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 1831 के अंदर रेडफील्ड ने यूएसए की पहली ये हो गया, चलो पहली मौसम मानचित्र बनाई इन्होंने, और कोरियालिस ने कोरियालिस फोर्स की खोज की। और उसके बाद देखो फेरल, ये 1856 के अंदर, और 22 बेल्ट का नियम इन्होंने दिया। आगे सभी पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस वो डेट देख लेते हैं। और एक वो, क्योंकि हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं और एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे अपनी क्लासेस में। उसके बाद 1843 के अंदर लुइस विडाई थे भी, इन्होंने नीद्रव, अब इसको मैंने ऐसे याद किया है कि भी नीद्रव क्या होता है कि बिना द्रव, आंखों में आंसू नहीं आना ना। और लूसियन विदाई, आजकल की जो विदाइयां होती है ना वो बिना द्रव के हो जाती हैं, है ना। पहले की जो लड़कियां थी जो विदाई के टाइम पे जितना रोना धोना मचाती थी, आजकल मेकअप खराब होने का बॉर्डर रहता है, इसलिए बिना द्रव के ही विदाई हो जाती है। ये थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको याद रख लेना, पेपर में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है 1845 के अंदर बरखास्त इन्होंने पहला विश्व वर्षा मानचित्र, रेनफॉल का मैप बनाया। और 1873 के अंदर आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई। 1879 के अंदर सुप्पन महोदय थे भी, इन्होंने क्या है, दो लाइनें बताई, दो रेखाओं का निर्धारण किया। और ये ताप कटिबंध बांटे किस चीज के ऊपर, एक तो रेखा यानी एक लाइन बताई इन्होंने 20 डिग्री की, 20 डिग्री सेल्सियस की, और दूसरी बताई इन्होंने 10 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, उसके बाद है ट्रॉपिकल और टेम्परेट यानी कि उष्ण और शीतोष्ण का निर्धारण करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस की रेखा, ये ताड़ के वृक्षों पर, क्योंकि ज्यादातर जो है ना गर्म जो माहौल होता है उसमें इसी प्रकार के ट्री आपको देखने को मिलते हैं। और शीत का यानी कि कोल्ड का जो है 10 डिग्री की जो रेखा, उस पर कोणधारी जो कोनिफर टाइप के आपके प्लांट होते हैं ना, सॉरी ट्री होते हैं, उनसे इसका निर्धारण किया। 1887 के अंदर जो एम्बरक्रोम्बी आते हैं, ये एम्बरक्रोम्बी की बुक आती है वेदर, जिसमें इन्होंने शीतोष्ण यानी कि जो आपके टेम्परेट साइक्लोन है, यहाँ पर साइक्लोन जो है वो कई टाइप के होते हैं, फ्रंटल हो गया, इन्हीं की बात हो रही है, स्पेशली फ्रंटल है, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। 902 के अंदर टिजरेंट दी बोर आते जिन्होंने शोभ मंडल और समताप मंडल की खोज की। उसके बाद 1918 के अंदर बर्कनीज और बर्कनीज के बेटे, पुत्र दोनों, फादर और सन दोनों ही, इन्होंने जो टेम्परेट साइक्लोन है ना, इनके ओरिजिन से रिलेटेड ध्रुवीय वातावरण यानी पोलर फ्रंटल थ्योरी दी है, ये भी पेपर में आ चुकी है, ये पूछी गई थी। और मिलीबार में दाब की इकाई के रूप में इसको प्रयोग किया इन्होंने। उसके बाद 1931 के अंदर थानथवेट है भी, थानथवेट इन्होंने नॉर्थ अमेरिका का, और 1933 के अंदर पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को भी हम एक बार हमारी क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट के टॉपिक आएंगे, ये इनको भी बड़े अच्छे से देखेंगे। और 1948 के अंदर ही इसी के अंदर भी इन्होंने मॉडिफिकेशन भी कर दिया। और देखो फिर 900 में कोपेन का पहला क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन आता है, कोपेन का भी बड़े अच्छे से देखेंगे, कोपेन और थानथवेट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा ट्रिवार्था भी आते हैं स्कॉलर, डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है ट्रिवार्था, लेकिन उसको भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, ठीक है, लगभग 1939 से 45 तक चला है, और उसमें B-29 जेट
जो था अमेरिका के द्वारा इसमें जेट स्ट्रीम की अमेरिका द्वारा जब ये जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो अटैक के टाइम पीरियड में जो B-29 था उस टाइम पे खोजी गई थी भी जेट स्ट्रीम की खोज हुई थी। और जेट स्ट्रीम क्या है उसको पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। हवाएं चलती हैं जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली हमारे एटमॉस्फेयर में चलती हुई तेज गति की चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है। 1946 में सेपर और लैंगम्योर ने अमेरिका में जो आर्टिफिशियल रेनफॉल यानी कृत्रिम वर्षा का प्रयोग सिद्ध करके दिखाया। 1950 में ओटो वन ने वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में दाब का पहला अध्ययन किया, प्रेशर से रिलेटेड स्टडी की। और 1950 में WMO ने की स्थापना की गई थी और ये वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बादल एटलस प्रकाशित करती है। उसके अलावा 1957 और 58 के अंदर इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के रूप में भी ये मनाया जाता है। ठीक है, IGY 1960 में अमेरिका के द्वारा टीरोस नाम का पहला क्लाइमेटोलॉजी का ये उपग्रह छोड़ा गया था, सैटेलाइट छोड़ा गया था। और 1966 में ट्रिवार्था ने पहली जलवायु वर्गीकरण, अब ये ट्रिवार्था का दिया हुआ है भी, 1966 में ट्रिवार्था ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। 1973 में इंडिया और रूस ने मोनेक्स जो आपका मानसून एक्सपीडिशन है इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो है की गई थी। और 1985 के अंदर फरमान ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का जो ओजोन डिप्लीशन के लिए ओजोन का क्षय होने के बारे में बताया था कि भी अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज्यादा ओजोन का डिप्लीशन होता है। उसके बाद फरमान ने अंटार्कटिका के ऊपर रिपीट हो गया ये 1988 में WMO और UNEP ने मिलकर IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज इसकी स्थापना की गई और ये इसकी रिपोर्ट आती है भाई क्लाइमेट चेंज को लेके। ये अपनी रिपोर्ट देता है हर 6 से 7 साल में। ठीक है, और कब कब दी है इन्होंने अपनी रिपोर्ट, अब ये किस प्रकार से, क्योंकि ये उतने टाइम पीरियड की स्टडी करेंगे और किन किन वजहों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं, कैसी कैसी ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, तो उन सभी चीजों को मिला के स्टडी करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट देते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए इंसान कितना मतलब उसको करने में है तो इंसान ही, क्योंकि इंसान की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीजों को स्टडी करके अपनी रिपोर्ट देता है। अब ये पहली आई थी 1990 के अंदर, फिर दूसरी आई 1995 में और फिर 2001 में और फिर 7 में और 14 में, अगली 2022 में होगी। और ये कोरोना की वजह से थोड़ी सी लेट होगी तो 2022 और 23 के बीच में हुई थी आई थिंक ये अगली रिपोर्ट 22 में आनी थी लेकिन ये 23 में हुई। और इससे अगली कब आएगी तो ये लगभग 2027 और 28 में आएगी, इससे अगली जो प्रस्तावित है। ठीक है, उसके बाद भारत में मौसम संबंधी जानकारी जो है इनसैट सैटेलाइट की मदद से प्राप्त की जाती है। और इंडिया का पहला उपग्रह जो 1975 में आर्यभट्ट के नाम से पहले जो ये लॉन्च किया गया था, और भारत का पहला समर्पित जो मौसम उपग्रह कल्पना 1 है जिसे 2002 के अंदर प्रक्षेपित किया गया और इनसैट उपग्रह श्रृंखला 1982 के अंदर शुरू की गई। के बाद भी और भी है हेडली सेल, अच्छा ये ठीक है, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ अभी। बाउंड्री बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन डिटरमाइन द 20 डिग्री, ये सुपन ये हाँ सुपन की दी हुई है। हाँ जी, इसके बाद चलो ये IPY इंटरनेशनल पोलर ईयर, ये रिसर्च के क्षेत्र में ना एक इंटरनेशनल एफर्ट है। अब तक कुल 4 बार ऐसा हो चुका है, एक ऐसा प्रयास है जो कि ये पोलर ईयर मनाते हैं, जिसमें पहला मनाया गया था 1882 से 1883 में, फिर 19 सेकंड जो ये वर्ष मनाया गया 1932 से 1933, और फिर थर्ड जो ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर के नाम, इसको जियोफिजिकल इंटरनेशनल जियोफिजिकल के नाम से भी जाना जाता है, जो ये 1957 और 58 में हुआ था। उसके बाद फोर्थ IPY है जो ये हुआ है 2007 और 8 में। उसके बाद जो ये फोर्थ तक फिफ्थ होगा वो होगा 2032 और 33 में। ठीक है, जो फिफ्थ वाला होगा
जी और क्या है? अच्छा, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये वही है, ये बात। ठीक है, तो ये तो हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी था, उसमें हमने देखा कि हमारा जो क्लासिक या एंशिएंट टाइम पीरियड है, उसके अंदर किन-किन स्कॉलर का क्लाइमेटोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद मिडोल टाइम पीरियड आता है, जिसमें कि डिस्कवरी और जो डार्क एज का जो टाइम पीरियड चल रहा था, वो अरब स्कॉलरों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके अलावा जो भी काम किए गए थे, खास करके मॉडर्न जो टाइम पीरियड आने से पहले, और फिर जो मॉडर्न स्कॉलर ने डिस्कवरी टाइम पीरियड के बाद जो खोजें की गई, उन सब के बारे में हमने पढ़ा है। किसने किसने डिग्री सेल्सियस का कॉन्सेप्ट दिया है, किसने किसके नाम पर जो है सेंटीग्रेड रखा, फ़ारेनहाइट रखा, किसने जो है इंडिया सॉरी जो हमारी अर्थ है उसको कितने प्रकार के जोन में बांटा, जैसे अरिस्टोटल ने बांटा है, सुपन ने बांटा है। और ये सारी की सारी चीजें जो हमने हमारी डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में देखा। ये सारे के जितना भी हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा है, इसमें जो चीजें दी हुई हैं, लगभग हमारे जो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। और कई सारे जो हमारे पीवाईक्यू के अंदर भी हमने देखे हैं कि भी उन्हीं में से आए हुए हैं ये। तो एक बार इसको जरूर ध्यान से देखना, ये जरूर पढ़ने जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें याद हो जाएंगे, तो एक हमारा बेसिक सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हमारा हमारे स्ट्रक्चर का हम पढ़ चुके हैं, हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।